अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वीबीटी के बारे में। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने? केमिकल बॉन्डिंग में, आपको याद होगा। केमिकल बॉन्डिंग में क्या कर रहे थे हम लोग? पहले वहां पर ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ा था। ओवरलैपिंग के पहले हम लोग क्या कर रहे थे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करवा रहे थे, फिर ओवरलैपिंग करवा रहे थे, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पे कैसे बनाया था हम लोगों ने? एक का वैकेंट ऑर्बिटल लिया था, दूसरे का फील्ड ऑर्बिटल लिया था। जब वो ओवरलैपिंग करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था। याद आया आप लोगों को? तो यहां पे वीबीटी में देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होगी, क्योंकि मेटल और लिगेंड में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहां पे क्या करना है आपको? यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल लेना है और दूसरी जगह क्या लेना है? फील्ड ऑर्बिटल लेना है। तो देखो यहां वीबीटी में क्या बताया गया है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, यानी वैकेंट ऑर्बिटल कौन प्रोवाइड करेगा? मेटल प्रोवाइड करेगा। तो मेटल क्या करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या करेगा? हाइब्रिडाइज होगा। तो मेटल क्या करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने प्रोवाइड करेगा? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फिर ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर है? फिर हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या होगा? फिर वो ओवरलैप करेंगे। किसके साथ ओवरलैप करेंगे? फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड होगा उसका फील्ड ऑर्बिटल होगा, इसके साथ क्या करेंगे? वो ओवरलैप करेंगे। क्लियर है? तो जो बॉन्ड बनेगा उससे वो क्या बोलोगे? सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सिग्मा और पाई में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो एटम को जब भी चांस मिलेगा तो पहले वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पहले वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। तो स्ट्रांग बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है? दे आर फाउंड सम काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, यानी मेटल से लिगेंड साइड में एक और बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है? चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है ना? और इस बैक बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, यानी ये जो बैक बॉन्ड बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कभी भी एक से ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस पे बनता है। आधी बात समझिए आप लोगों को? तो ये जो बैक बॉन्डिंग होती है किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करती है। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ये बैक बॉन्डिंग हर किसी में होती है, बट हम लोग जनरली सब में क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। सिर्फ किस में पढ़ेंगे? सिर्फ मेटल कार्बोनिल के केस में डिस्कस करेंगे, बाकी सब में हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो यानी समझ लो बात को, लिगेंड मेटल के साइड में जो बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और मेटल जो लिगेंड के साइड में बनाता है उसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं देखो आगे डिस्कस करता हूं। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर आपको एक चीज डिस्कस करूं, अगर बात करूं, अगर मान लो कोऑर्डिनेशन, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है ना? तो अगर मैं पूछूं बच्चों बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब मैंने पूछा बताओ s क्या होता है? s तो नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ये s हो गया। p डायरेक्शनल होता है, तो यहां पर जो p यूज होगा कौन सा यूज होगा? तो s तो कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है, जो p यूज होता है वो px भी यूज कर सकते हो, py भी यूज कर सकते हो, और आप pz भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 3 है, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा? वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक तो s हो गया। ठीक है, अब ये 2 p लेने हैं, तो मैं 2 p कौन कौन से ले सकता हूं? क्या मैं दोनों px ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं, क्योंकि एक एटम के पास 2 px नहीं होते हैं। ठीक है ना? सेम शेल में। तो यानी ये जो 2 p लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? या तो px py ले लो। क्लियर है? या फिर क्या करो? py pz भी ले सकते हो, या फिर pz और px ले सकते हो। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अगर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 भी हो सकता है एंड dsp2 भी हो सकता है। तो वहां पे हम लोगों ने sp3 की बात की थी, जबकि यहां पर dsp2 हाइब्रिडेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। यानी अगर पूछूं यहां पर एक s है, वो तो नॉन डायरेक्शनल होता है। p कौन सा लोगे? तो एक px लेना पड़ेगा, एक py, एक pz। तीनों px नहीं ले सकते हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक एटम के पास सेम शेल में 3 px नहीं होते हैं। dsp2 है तो देखो बच्चों d होगा, तो d मतलब क्या होगा? d एक कौन सा यूज होगा? d तो 5 टाइप के होते हैं, तो यहां पे जो d होता है वो d कौन सा होता है? d एक्सियल ऑर्बिटल होता है। एक्सियल कौन कौन से होते हैं? dx² y² और dz²। तो ये इन दोनों में कोई एक हो सकता है, ये s हो जाएगा, और p क्या होगा? px एक ले लो और एक py ले लो। क्लियर है?
अब देखो यहां पर भी जो डी होता है वो कौन सा होता है, एक्स और वाई एक्सेस में, मतलब ये वाला होगा, ये वाला डी नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो डी लेना है वो एक्सेल वाला लेना है, और एक्सेल वाला कौन सा लेना है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं रफ करता हूं, आपने भी नोट कर लिया होगा। तो जनरली मुझे यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेके 6 के बीच में पढ़ना है, तो 2, 3, 4 मैंने बता दिया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d भी हो सकता है एंड dsp3 भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस ये है कि यहां पर ये तीनों क्या होंगे, सेम शेल के हैं, जबकि यहां पर क्या होगा, अगर ये nth शेल का है तो ये d क्या होगा, n-1th शेल का होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और यहां पर अगर ये n शेल के हैं तो ये d वाले भी क्या होगा, n शेल का ही होगा। मतलब इन तीनों की शेल क्या है, सेम है, जबकि यहां पर d क्या, इसके पहले वाली शेल का यूज हो रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ ये d कौन सा होता है। d तो 2 टाइप के होते हैं, यहां पर जो d होता है वो एक्सियल होता है। टोटल d 5 टाइप के होते हैं, बट यहां पर जो d यूज होता है हाइब्रिडेशन में वो एक्सियल यूज होता है। और एक्सियल कौन सा होगा, एक्सियल 2 हो सकते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। ठीक है, तो आप दोनों यूज कर सकते हो, और एक s हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर px हो जाएगा, py हो जाएगा और pz हो जाएगा। क्लियर है? बट यहां पर हो तो दोनों यूज हो सकते हैं, बट यूज कौन सा होता है, ये यूज नहीं होता। यूज कौन सा होता है, dz स्क्वायर। तो sp3d में जो d होता है वो dz स्क्वायर होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, sp3d2 हो सकता है एंड d2sp3 होता है। सेम इसी टाइप से देखो, जिस शेल के ये है, मान लो ये 4th शेल का है तो ये d भी 4th शेल का होगा, जबकि अगर ये दोनों 4th शेल के हैं तो ये क्या होगा, 3rd शेल का होगा। सेम इसी टाइप से, यानी ये इनके पहले वाली शेल का है। अगर बच्चों मैंने पूछूं यहां पर पता कौन सा d होता है, एक्सियल होता है। एक्सियल d कौन कौन से होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, और s होता है, p 3 है तो px हो गया, py हो गया और pz हो गया। क्लियर है? तो यहां पे आपको दोनों d लेने हैं, मतलब ये वाला d भी होगा और ये वाला d भी होगा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। ठीक है ना, फिर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडेशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर है? तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि वीबीटी से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो वीबीटी से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहले तो आपको डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, क्योंकि हम लोग पास इतना टाइम नहीं है लिखने का। ठीक है ना, क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो है। अब सेकेंड, आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन में दी होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसका हाइब्रिडेशन आप वीबीटी से नहीं निकाल सकते, लेकिन सीएफटी से निकाल सकते हो। सीएफटी से क्या होगा, अगर आपको सिर्फ कंपाउंड दे दिया जाए तो आप उसका बारे में सारी डिटेल बता दोगे सीएफटी से, बट अगर आपको वीबीटी में कंपाउंड दे दिया जाए तो आप सारी डिटेल नहीं बता सकते जब तक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन को हम लोग सीएफटी से भी सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं वीबीटी से आपको बता देता हूँ। तो वीबीटी से मान लो NiCl4 दिया हुआ है -2, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या, पैरामैग्नेटिक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर Ni की ऑक्सीजन स्टेट निकालो, कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, यानी पहले Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो Ni कितना आएगा, वो होता है 28, मतलब आएगा 1s2 2s2 करके करोगे तो लास्ट में आएगा 4s2 3d8 और क्या आएगा 4p0 एंड आएगा 4d0। क्लियर है? तो बच्चे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Ni+2 लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर Ni+2 करोगे तो +2 है, मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहले निकलेगा, जो सबसे दूर होता है न्यूक्लियस से। तो 4s सबसे दूर है, तो मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो यहां से क्या होगा, 3d8 हो गया, 4s 0 हो गया, 4p0 हो गया एंड 4d0 हो गया। क्लियर है? अब बोल रहा कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जिसमें अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है ना, और अगर जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्लियर है? तो बच्चों देखो यहां पर बोल रहा है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब क्या होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है। तो यहां पर देखो 3d8 के इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करोगे, ध्यान से देखो।
तो मैंने क्या बना दिया, ये 3D बना दिया, ठीक है ना, ये 3D है। S में 1 ऑर्बिटल होता है, जबकि P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, फिर D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। D चलो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होगा जब इलेक्ट्रॉन आप 1 बाय 1 फिलअप करोगे। तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। अब बच्चों देखो आपको क्या लगना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब मेटल के 4 ऑर्बिटल लेने, वो भी वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब 4 ऑर्बिटल लेने हैं, तो 1 2 3 4, यानी एक S लिया आपने और 3 P लिया, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। तो बहुत ही आसान है इसका हाइब्रिडेशन बताना, यानी मेटल के चारों ऑर्बिटल पहले हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, मतलब एक S 3 P मिलके 4 sp3 बनाएंगे, और ये चारों sp3 क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ। क्लियर है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, मेटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए या ओवरलैपिंग के लिए, वो उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। मतलब यहां पर तुम्हें 4 ऑर्बिटल यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या आ रही समझ में आपको, यानी इसका पूछ लेगा हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3 होता है। बीबीटी से निकाल दिया हम लोगों ने, बट इसके लिए क्या करना पड़ा हम लोगों को, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ गई। वैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों इसका बताओ, ये डायमैग्नेटिक होता है, तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। जैसे यहां पर तो sp3 आ गया, यहां पर देखते क्या आता है, ठीक है। तो मैं इस वाले कंपाउंड को रफ करता हूं। तो देखो बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है आपको 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब यहाँ पर sp3 भी हो सकता है एंड dsp2, इन दोनों में कोई भी एक हो सकता है। अब एग्जैक्ट क्या होगा वो देखते हैं। बोले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो डायमैग्नेटिक होने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो नहीं होना चाहिए, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को। अब देखो इसके तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल लेने। अब वैकेंट ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो अब 4 लेने मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, यानी एक D हो गया, एक S हो गया, 2 P हो गए, यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, dsp2। यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या है, dsp2 है, ना कि sp3। क्लियर है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया, dsp2 आ गया, जबकि इसके पहले वाले का क्या आ रहा था, sp3 आ रहा था। यानी VBT से देखो हम लोगों ने हाइब्रिडेशन निकाल दिया। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था, कंपाउंड के साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए थी, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्लियर है। चलो फिर ठीक है, तो मैं रफ करूं इसको। तो मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो दोनों में Ni+2 दिया हुआ था, तो उन्होंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो कभी कभी आपको ऐसा भी दे दिया गया, मान लो कंपाउंड दे दिया गया, मान लो Ni, ठीक है, Cl4 दे दिया गया और -2 दे दिया गया। बोलेगा बच्चों देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है, और बोल देगा यहां पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, शो नहीं करता है। तो बोलेगा बताओ इस कंपाउंड के बारे में। तो यहां पर देखो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पर देखो 4 है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन है, या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। इन दोनों में एक ही ऑप्शन हो सकता है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, इसका मतलब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, जैसा कि आपको पता है sp3 क्या होता है, sp3 इस टाइप का होता है, ठीक है, सॉरी। तो sp3 मैं पहले बना लेता हूं। तो बीच में मेटल होता है और ये 4 लिगेंड हो गए, ठीक है। अब ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखो ये लिगेंड 1 है, ये लिगेंड 2 है, ये लिगेंड 3 और ये लिगेंड 4 है। अगर मैम हमने मान लो लिगेंड 2 लिगेंड 3 को एक्सचेंज कर दिया, तो अगर आप इसको एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा, लिगेंड 1 ये है और लिगेंड 4 ये है। तो देखो मैंने क्या किया, 2 को यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं, 3 को वहां शिफ्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये तो क्या देखो L1 L2 के बीच में एंगल कितने का था, 109 डिग्री 28 मिनट का था, ठीक है। यहां पर भी एंगल कितने का देखो 109 डिग्री 28 मिनट का है। यानी यहां पे देखो एंगल चेंज नहीं हुआ, ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई ना। इसका मतलब sp3 जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो sp3 होना चाहिए, ना कि dsp2 होना चाहिए। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी मुझको VBT के अकॉर्डिंग, बट अगर मैं यही CFT से क्वेश्चन करूंगा तो वहां मुझे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी। क्लियर है। चलो ठीक है। अब मान लो आपसे इसी में, चलो मैंने एक क्वेश्चन और पूछ दिया। जैसे मान लो बोल देगा कि बच्चों बताओ ये दिया हुआ NiCN4 दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है -2, और बोलेगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
शो करता है, तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो जैसा कि मुझे पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो दो ही ऑप्शन इसके पास, एक sp3 है और दूसरा dsp2 है। ठीक है, अब जैसा कि पता है मुझे sp3 जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, अब क्या dsp2 करता है, चलो चेक कर लेते हैं। तो dsp2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, इस टाइप का होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये लिगेंड 1 मान लिया, ये लिगेंड 2 है, ये लिगेंड 3 है और ये लिगेंड 4 है। ठीक है, अब मैंने देखो बच्चों क्या किया, इसकी मैंने लोकेशन चेंज कर दी। मैंने क्या किया, ये लिगेंड 2 और लिगेंड 3 को एक्सचेंज कर दिया, तो लिगेंड 3 और ये क्या है, लिगेंड 2 है और ये क्या है, लिगेंड 4 है। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों L1 L2 के बीच में एंगल कितने का था, 90 डिग्री का था, जबकि यहां पर L1 L2 में एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है। तो देखो यहां पर एंगल चेंज हो गया ना, ज्योमेट्री चेंज हो गई। इसका मतलब dsp2 क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो बोल रहा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अगर शो नहीं करता है तो बोलेगा sp3 है, शो करता है इसका मतलब क्या होगा, वो dsp2 होगा, sp3 नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हो बात आप लोग मेरी, क्लियर है। तो मैं इसको रफ करता हूं, एक और एग्जांपल आपको सिखाता हूं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मान लो बताओ NiCO4 है, ठीक है, और ये क्या बोलेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, इसका मतलब बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब क्या होगा, ये sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। ठीक है, यानी यहां पर अब बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, मतलब dsp2 तो नहीं होगा, क्योंकि dsp2 तो शो करता है, यानी sp3 हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेगा कि बताओ बच्चों इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो मुझे पता है इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, तो मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, या फिर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेगा तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जैसे यहाँ पर Ni लिखा हुआ है, CO क्या हुआ, न्यूट्रल होता है, तो Ni की ऑक्सीजन स्टेट 0 आएगी, तो क्या होगा 4s2 3d8 4p0 और 4d0, ऐसा होना चाहिए। बट अगर ऐसा होगा तो क्या होगा यहाँ पर, ज्योमेट्री यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक्चुअल में देखो ऐसा होता है, इसका यहाँ पर ये हो जाता है 3d10 4s2 4p0 एंड 4d0, क्योंकि बिना s के कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो ऐसा होगा, एक्चुअल में इसका एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है, देखा गया है। तो ये हो गया d हो गया, ये हो गया s हो गया और ये p हो गया। तो बोला d10 है, मतलब क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, मतलब एक s और 3 p खाली होने चाहिए, इसलिए मैंने देखो s को खाली करवा दिया। क्लियर है, तो ये गलत लिखा हुआ, ये करेक्शन कर लो। ठीक है, तो मैंने s को इसीलिए खाली करवा दिया क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। तो इसका हाइब्रिडेशन मुझे sp3 रखना है, तो sp3 रखने के लिए मुझे सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करने पड़ेंगे, इसके अंदर फिलअप करने पड़ेंगे। क्लियर है, तो बच्चों बताओ, ये पूछ लेगा बताओ ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है कि पैरामैग्नेटिक है, तो आप बता सकते हो ये सब्सटेंस क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्लियर है, आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछा जा सकता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेना, और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका क्या है देख लो। मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ n+2 bm। bm मतलब क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट होती है, और कैपिटल N मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा क्योंकि यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यानी बीबीटी से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कंपाउंड के साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन का देना कंपलसरी होता है, या फिर बता देगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता है, यानी आइसोमेरिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, या फिर बोलेगा वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट दे देगा। तो वहां से क्या करोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो फिर आप इजीली बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, और एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तक पहुंच गए तो आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो। ठीक है, तो देखो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, जल्दी से आप इसको नोट करिए। तो देखो बच्चों, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। पी में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं। एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है dx2y2, एक होता है dxy, एक होता है dz2, dyz और dzx। ठीक है, तो ये डी में क्या होते हैं, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को। और ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं,
इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड होते हैं। जब लिगेंड नहीं है तब मैं बात कर रहा हूं, तब पांचों की एनर्जी बराबर है। बट जैसे ही लिगेंड की फील्ड आती है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, क्योंकि लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन ऑर्बिटल्स में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अब यहां पर बोला गया है कि इन पांचों की एनर्जी इक्वल इंक्रीज नहीं करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस से आ रहा है तो एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी, अगर इलेक्ट्रॉन नॉन एक्सेस से आ रहा है तो नॉन एक्सेस वाले की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी। यानी यहां पर भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ऑर्बिटल्स, एक होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल जो एक्सिस में होते हैं। कौन कौन से एक्सिस में होते हैं, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या होते हैं, जो एक्सिस में नहीं होते हैं। कौन कौन से नहीं होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। तो एक्सियल ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग ईजी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। क्या बात समझ में, अगर मैंने ईजी लिखा मतलब वो एक्सियल ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, और T2G लिखा मतलब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो ऐसे भी याद रहेगा, ईजी मतलब दो, देखो दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चीजें हैं, यहाँ पे देखो दो आ रहे हैं, यहाँ पे T2G में देखो तीन चीजें हैं, T और 2 और G, तो यहाँ पे देखो तीन ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो, क्लियर है। तो बोला कि जब प्रेजेंस ऑफ लिगेंड होगा वैसे ऑर्बिटल्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक होगा एक्सियल, एक होगा नॉन एक्सियल। अब किसकी एनर्जी कब ज्यादा होगी वो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो पहले आप जल्दी से इसको नोट करो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है ना। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोगों ने सीएफटी के बारे में डिस्कस किया है, तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, सीएफटी के अंदर। तो देखो हेडिंग लिखा हुआ है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा कि जैसे कि देखो बच्चों आपको पता है इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे लिगेंड की फील्ड आती है पांचों की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो वीबीटी में ये बोला गया है कि पांचों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल इंक्रीज करती है। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को। जबकि सीएफटी में बोला गया कि इक्वल इंक्रीज नहीं करती है, अनइक्वल इंक्रीज करती है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना बात को, अगर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। 6 होगी मतलब ये हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा, दोनों के लिए होगा ये। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्चुअल में क्या होता है कि देखो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, बीच में क्या होता है, मेटल होता है, और ये सब क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो लिगेंड यहां पर कहां पर है, देखो लिगेंड एक्सिस पे है। तो लिगेंड अगर एक्सिस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहा है तो क्या होगा, एक्सिस वाले जो इसके ऑर्बिटल्स होंगे वो लिगेंड के ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो एक्सिस वालों में रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी, यानी इंक्रीज दोनों की इंक्रीज करेगी। तो वीबीटी बोला कि सबकी एनर्जी इक्वल इंक्रीज करेगी, जबकि सीएफटी बोला गया कि दोनों की एनर्जी इक्वल इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है ना। किसकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी, जो ईजी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी। ईजी वाले कौन से होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और T2G वाले की एनर्जी कम इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहां पर लिगेंड एक्सेस से नहीं आ रहा है, नॉन एक्सेस से आ रहा है, यानी ये वाले क्या हो जाएंगे, T2G हो जाएंगे। और T2G मतलब क्या हो गया, DXY, YZ और DZX। क्या बच्चों क्लियर है आप लोगों के यहां तक, चलो फिर ठीक है। और इस बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ बोलते हैं। तो डेल्टा ओ मतलब क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड, मैं लिख देता हूं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसको बोलते हैं, डेल्टा ओ को। समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग ज्यादा है। देखो वीबीटी से ज्यादा हो गई एनर्जी, हम लोग ने जितना वीबीटी बोला था उससे इसकी क्या होती है, ईजी की एनर्जी ज्यादा होती है, यानी ये प्लस लिखोगे और इसकी एनर्जी कम है तो क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। तो यहां पे क्या होता है, प्लस 0.6 डेल्टा होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, माइनस 0.4 डेल्टा होता है। यानी अगर मैं बच्चों बात करूं कि यहां पर जो CFSC की वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। CFSC क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी में कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी में कितने हैं, ठीक है, इनटू क्या होगा, प्लस 0.6 डेल्टा हो, क्लियर है, चलो ठीक है। उसके बाद होगा प्लस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में कितने हैं इनटू -0.4 डेल्टा O और प्लस क्या होगा n मतलब नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी। तो आपको देखो बच्चों क्या होगा, 3 वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। कौन कौन सी वैल्यू दी जाएगी, डेल्टा O, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अगर बच्चों ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, तो अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Eg और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G बचा हुआ है, तो वो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा Eg और T2G में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है और डेल्टा ऑफ पेयरिंग एनर्जी पता है, तो आप इजीली से CFSC कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो अगर आपको बात समझ में आ रही तो प्लीज जल्दी से आप इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखो बच्चों मैं अगले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो कब होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, और हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3 होगा। क्लियर है। और sp3 हाइब्रिडेशन में आपको याद होगा कि ऐसा होता है शेप जिसका वो ज्योमेट्री, ठीक है, यानी कोई भी लिगेंड एक्सिस भी नहीं होता है, सारे लिगेंड कहां पर होते हैं, नॉन एक्सिस पर होते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा, नॉन एक्सिस पर रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि लिगेंड कहां से आ रहा है, नॉन एक्सिस से आ रहा है, तो रिपल्शन ज्यादा किसमें होगा, नॉन एक्सिस ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्शन होगा। यानी अगर मैं यहां देखूं कि D में 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, कब होते हैं, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड होते हैं, बट जैसे लिगेंड की फील्ड आती है वैसे पांचों की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो VBT में ये बोला गया कि पांचों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल इंक्रीज करती है, जबकि CFT में बोला गया कि इंक्रीज इक्वल नहीं करती है, वो अनइक्वल होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, लिगेंड नॉन एक्सेस से, तो नॉन एक्सेस वालों की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगी, मतलब T2G ऊपर होगा, T2G मतलब DXY YZ, ठीक है ना, और DZX। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। और देखो यहाँ पर EG नीचे होगा, EG मतलब क्या होगा, यहाँ पर EG मतलब हो गया एक्सियल ऑर्बिटल्स, dx² और dz²। क्लियर है, चलो ठीक है। अब जो इसके बीच का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डेल्टा T बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों, इससे अगर मैं पूछूं, देखो ये जो है, ठीक है, VBT ने जितना बताया था उससे इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसमें ज्यादा है तो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस 0.4 डेल्टा T होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, -0.6 डेल्टा T बोलते हैं, नीचे है तो माइनस, ठीक है। यानी अगर बात करूँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी डेल्टा T इक्वल टू, कैलकुलेट कैसे करोगे आप, इससे कैलकुलेट करोगे प्लस 0.4 डेल्टा T इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, T2G में, प्लस -0.6 डेल्टा T इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, EG में, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की फोर्सफुली पेयरिंग हो रही है, फोर्सफुली की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इससे CFSC आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। अब मैं बात करूं डेल्टा T और डेल्टा O में कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, तो देखो बच्चों डेल्टा T की जो डेल्टा T की वैल्यू होती है वो 4/9 डेल्टा O होती है। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो डेल्टा O की वैल्यू होती है वो डेल्टा T से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, अब लोग जल्दी से उसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोग ने VBT के बारे में डिस्कस किया है, तो इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ है कि VBT से अगर आपको कंपाउंड के बारे में बता दिया जाए तो एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी आपके कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। जबकि सेम क्वेश्चन को CFT से अगर आप करोगे तो CFT में सिर्फ अगर आप कंपाउंड के बारे में बता दो तो CFT से आप डायरेक्ट हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हो देखो मैं बताने वाला हूँ। तो देखो VBT CFT पहले डिफरेंस क्या है, तो VBT में क्या माना गया है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। जबकि CFT में क्या माना गया कि मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड आयनिक नेचर का है, ठीक है। VBT में बताया गया कि वहां पर ओवरलैपिंग होती है मेटल और लिगेंड के बीच में, CFT में बोला गया यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर मैं पढ़ के बता दूँ, यहाँ पर लिखा है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेटल आयन, मेटल पे चार्ज क्या होता है, हमेशा चार्ज होता है, कौन सा होता है, या तो मेटल न्यूट्रल होगा या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक है। तो मेटल आयन एंड लिगेंड मिक्स नहीं होते हैं उनके ऑर्बिटल्स, और ना ही वो ओवरलैप करते हैं, जबकि VBT में ऐसा हो रहा था, ओवरलैपिंग हो रही थी। क्लियर है।
तो अकॉर्डिंग टू CFT जो बॉन्डिंग होगी मेटल यानी कैटायन, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको कैटायन बोलोगे, ठीक है। एंड लिगेंड, लिगेंड एनायन होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो अगर मान लो लिगेंड एनायन हो गया, ठीक है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये क्या होगा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होगा, मतलब ये आयनिक बॉन्ड होगा। या फिर अगर आप न्यूट्रल एटम लोगे तब भी देखो प्लस चार्ज और ये एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है। तो आपको ऐसा भी पता होगा कि प्लस चार्ज और न्यूट्रल में आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, और वो भी क्या था तुम्हारा, आयनिक नेचर का था। यानी यहां पर भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और यहां पे भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बट ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे दोनों चार्ज है। तो यहां पर देखो कैटायन एनायन में अट्रैक्शन लग रहा है, जबकि यहां पर कैटायन और न्यूट्रल मतलब आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो बॉन्ड है CFT के अकॉर्डिंग वो क्या है तुम्हारा, आयनिक बॉन्ड है। क्लियर है, चलो ठीक है, तो वही बोला गया। तो मैं इसको रफ करता हूं। तो यहां तक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। तो VBT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट नेचर का होता है, जबकि CFT के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। मेटल लिगेंड VBT में ओवरलैप करते हैं, जबकि CFT में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। अब देखो आपको यहाँ पे एक टर्म यूज होगा, तो देखो बच्चों, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो स्क्वायर प्लेनर कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडेशन की बात करो तो क्या होगा, वो DsP2 होगा। जो यहाँ पे D यूज करते हैं हम लोग, dx² y² यूज करते हैं। इसकी देखो ज्योमेट्री क्या होगी, इस टाइप से होती है, बीच में क्या होता है, मेटल होता है, क्लियर है, और इसके साइड में क्या होता है, 4 लिगेंड लगे होते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल के टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो x एक्सिस पे लिगेंड है, y एक्सिस पे लिगेंड है, बट z एक्सिस पे लिगेंड नहीं है। जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, लिगेंड x एक्सिस में भी होते हैं, y एक्सिस में भी होते हैं और z एक्सिस में भी होते हैं। क्लियर है, तो देखो ऑक्टाहेड्रल के टाइप का है, मतलब ये देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या था, 5 ऑर्बिटल्स थे, पांचों की एनर्जी क्या थी, इक्वल थी इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। बट जैसे लिगेंड की फील्ड आ रही थी, पांचों की एनर्जी इंक्रीज कर जा रही थी, ठीक है। तो VBT में बोला गया था कि एनर्जी क्या होगी, सबकी सेम इंक्रीज करेगी, जबकि CFT में बोला गया कि नहीं, एनर्जी में डिफरेंस होगा। ऊपर क्या होगा, ये ऊपर EG होगा और नीचे क्या होगा, नीचे T2G होगा। तो ऐसा हम लोग ने बनाया था, किसमें, ऑक्टाहेड्रल ने बनाया था। जबकि यहां पर देखो Z एक्सिस नहीं है, Z एक्सिस नहीं है, मतलब Z एक्सिस में रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन एक्सिस वालों में ज्यादा होगा, बट Z एक्सिस में तो लिगेंड ही नहीं है ना। यानी यहां पर दो चीजें हैं, ऑक्टाहेड्रल में तो यहां तक था, देखो ये था, और यहां पर 3 थे, dxy, dyz और dzx, यही था ना। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पर भी डिफरेंस आ गया, यहां पर लिगेंड है ही नहीं, यहां पर दोनों साइड में लिगेंड है, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, इसमें रिपल्शन कम होगा। यानी ये भी अब 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। कौन कौन सा, यानी ये क्या होगा, dx² y² होगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, dz² बोलते हैं। क्लियर है, चलो, क्योंकि D में Z एक्सिस पे लिगेंड ही नहीं है अगर ऑक्टाहेड्रल से अगर कंपेयर करो तो। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर लिगेंड देखो Z एक्सिस में नहीं है, जबकि यहां पे लिगेंड देखो दोनों साइड में है, तो यहां पे भी तीनों में डिफरेंस आ जाएगा। यानी XY वाले में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू dyz एंड zx। तो यहां पर देखो ये भी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये D बोलते हैं, ये dxy ऊपर आ जाएगा, और बाकी के दोनों में रिपल्शन इक्वल होगा, मतलब ये क्या होंगे, yz होंगे और zx होंगे। क्लियर है, यानी इस डिफरेंस को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं Δ1, इस डिफरेंस को बोलते हैं Δ2, और इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, Δ3। अगर आप पूरे को बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, चलो तो ठीक है। यानी अगर बच्चों में बात करूं, जो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होता है वो क्या होता है, Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3 होता है, ठीक है। और जो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जाएगी, बोला जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लेनर की वैल्यू होती है वो ऑक्टाहेड्रल से कंपेयर करो, तो ऑक्टाहेड्रल से 1.3 टाइम्स होता है अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट कितना होता है, ये 1.3 टाइम्स होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, देन डेल्टा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, देन डेल्टा क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, हम लोग आगे डिस्कस करता हूँ। और बच्चों इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल क्या होगा, CuNH3 का होल 4 SO4, या फिर आप लिख सकते हो +2। तो ये किसका एग्जांपल है, स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल है, और ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना।
तो अब चलो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और मैं देखो क्यों बोल रहा हूँ कि इसको याद रखना है, क्योंकि देखो मैं बता भी दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे बार बार पूछा जाएगा और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसने बोलेगा बताओ बच्चों Cu पे यहाँ पे कितने का चार्ज है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, Cu+2 है, तो Cu का देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ठीक है, Cu होता है 4s2 होता है, और 3d क्या होता है, ये 4s1 और 3d10 होता है, ठीक है, 4p0 होगा और 4d 0 होगा। क्लियर है। यहाँ पर जब आप Cu प्लस करते हो Cu+2, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3d क्या हो जाएगा, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, मतलब 3d 9 होना चाहिए, 4s 0 होगा, 4p 0 होगा एंड 4d 0 होगा। क्लियर है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान से क्या होता है, यहाँ पर देखो d है, d में बनाता हूँ, ये मैंने 3d बना दिया, ये 4s हो गया और ये 3p बना दिया। चलो मैं ये नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली बच्चों देखो ना 9 इलेक्ट्रॉन है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे फिलअप करते हो हम लोग, ये 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। तो अगर आप इसका देखोगे हाइब्रेशन क्या होगा, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आपको वैकेंट ऑर्बिटल कितना लेना है, 4 वैकेंट ऑर्बिटल लेना है। 4 वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो हाइब्रेशन बोलोगे आप sp3 होता है, जबकि इसका हाइब्रेशन sp3 नहीं होता है। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है। क्यों आ जाता है, ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक फिलअप होता है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। अब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ लेना चाहेगा, जहां उसके पास एनर्जी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 4p में चला जाएगा। इसका मतलब इसका हाइब्रेशन क्या होता है, dsp2 होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। तो इसका कॉम्प्लेक्स का हाइब्रेशन क्या होता है, dsp2 होता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, ठीक है। ये आप दोनों ही जगह यूज कर सकते हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो चलो मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। तो बच्चों देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, जैसे मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने बता चुका हूँ आपको, इसमें क्या होता है, Eg ऊपर होता है, ठीक है, और T2G क्या होता है, यानी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये T2G हो गया, dxy yz और zx, ठीक है। अगर बच्चों आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करोगे, इलेक्ट्रॉन 1 by 1 फिलअप होगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अगर बच्चों मैंने बोल दिया कि मान लो यहां पर एक टर्म ऐड किया गया है, क्या क्या ऐड किया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरा क्या ऐड किया गया है, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। डेल्टा मतलब जो इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा ओ बोल रहे थे। तो उसमें डेल्टा ओ और डेल्टा टी दोनों की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। ये क्यों हाई होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग हम लोग किसको बोलते हैं, जिसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही थी, रिपल्शन की वजह से ही हो रही थी ना, तो उसकी स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, मतलब डेल्टा की वैल्यू क्योंकि ज्यादा होगी। तो जब डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब इतनी ज्यादा होगी, ध्यान से देखो दो चीजें, अगर आपने चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे फिलअप किया तो इधर से इधर जाने के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, डेल्टा की वैल्यू चाहिए। क्लियर है। अगर आपने चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे फिलअप किया तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करवा रहे हो तो आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि 2 माइनस चार्ज कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर आपको रखना है तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। तो यहां पर 2 टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व है। कौन कौन सी एनर्जी, ये फर्स्ट हो गई कौन सी एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करना चाहता तो तुम्हें पेयरिंग करवानी पड़ेगी, तो यानी ये वाली एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये वाली एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो यार 2 टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व है। तो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा की वैल्यू हाई होती है, हाई मतलब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जिनकी पेयरिंग एनर्जी से एनर्जी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू हाई है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर आपको फिलअप करना है तो इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप होगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर लेना चाहता है जहां पे उसके पास एनर्जी कम हो। तो यहां पर एनर्जी कम किसकी है, इसकी एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। पेयर हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा, 1 1 1 करके इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा।
यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा देता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देता है। क्यों? क्योंकि उसके डेल्टा की वैल्यू हाई होती है, इलेक्ट्रॉन चौथा वहां ना भेज के पेयरिंग करवा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां रहना पसंद करता है जहां उसके पास एनर्जी कम होती है। क्लियर है? वीक फील्ड लिगेंड मतलब क्या होता है, उसके डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। लो मतलब किससे लो होती है, पेयरिंग एनर्जी से लो होती है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करेगा, जहां उस पे एनर्जी कम होगी। अब कौन सी एनर्जी कम है, डेल्टा हो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पर आएगा, बट चौथा इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ना होकर इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं। ठीक है ना? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देते हैं और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक। अब देखो बच्चों, इसी में मैं 2 चीजें और ऐड करना चाहता हूं। तो जैसे बात करूं जो वीक फील्ड लिगेंड होता है, देखो ध्यान से, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, उसमें डेल्टा की वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या करेगा, ये पेयरिंग करवा देगा। क्लियर है? पेयरिंग करवा देगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे तो उसका स्पिन कम आएगा। यानी मैं बोलता हूं जो 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लो स्पिन मतलब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बट अगर बात करूं वीक फील्ड लिगेंड की, तो जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं, नो पेयरिंग। अगर पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ये, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बोलेंगे हम लोग ये क्या करते हैं, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या क्या होते हैं अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल भी आप लोग चाहो तो याद रख लो। तो आपको ये सीरीज दी होगी एनसीईआरटी में, या फिर कोई भी बुक पढ़ोगे स्टैंडर्ड बुक, तो वहां पर आपको सीरीज दी होगी, तो आपको याद रखना है कि क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और क्या वीक फील्ड लिगेंड है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं लिगेंड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, जो लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा, और ज्यादा डोनेट करेगा मतलब उसका बेसिक नेचर ज्यादा होना चाहिए। अब बेसिक नेचर ज्यादा किसका होता है, वो जनरली कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड का बेसिक नेचर ज्यादा होता है। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, Cn- हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो ये सब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। जबकि वीक फील्ड लिगेंड का एग्जांपल क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड जिनका डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, अब यानी जिनका बेसिक नेचर कम होगा। बेसिक नेचर कम किसका होता है, जनरली ऑक्सीजन और हेलोजन कंपाउंड होते हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और मैंने क्या ले लिया, Cl- ले लिया, और Br- ले लिया। ये सारे क्या हो गए, वीक फील्ड लिगेंड हो गए। ठीक है? और अदरवाइज आपको तो याद तो करना ही करना है, तो आपको देखना एनसीईआरटी में एक सीरीज दी होगी, वो आप लोग याद कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है। ठीक है? जल्दी से आप नोट करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है? और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं, जबकि वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वो पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं। ठीक है ना? तो वहां पर क्या होता है, जहां पे फोर्सफुली पेयरिंग होती है वहां पर पेयरिंग एनर्जी का टर्म आता है। ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिया, मतलब मैंने क्या लिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर Eg ऊपर होता है और T2G क्या होता है, वो नीचे होता है। ठीक है? अब अगर बच्चों आपने अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया, तो अगर मान लो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करोगे। अगर आपके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करोगे, यहाँ फिलअप करोगे। ठीक है? बट अगर आपने क्या लिया, वीक फील्ड लिगेंड लिया, और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो आप बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करोगे, चौथा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये Eg हो गया और ये T2G हो गया। ये कब है, जब वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, फोर्सफुली पेयरिंग करवा देता है। अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है? तो यहाँ फोर्सफुली पेयरिंग कराएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को साथ में रखने के लिए आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उस एनर्जी का नाम क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी। तो जैसे मान लो D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई भी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। D1 में भी देखो
चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब तुम चौथा इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे। चौथा इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के दो ऑप्शन है, अगर वीक फील्ड है तो ऊपर चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवा देगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड ने क्या किया? पेयरिंग करवा दिया, मतलब T2G में क्या आ गया? एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 1 है, एक में 1 है, तो 2 1 1 हो गया। T2EG में देखो यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 0 हो गया। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? वैसे T2G में देखो यहाँ वीक फील्ड लिगेंड को देखो 1 1 1 है और EG में 1 0 है। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ देखो एक फोर्सफुली पेयरिंग हो रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना चाहिए था, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग होगी फोर्सफुली। तो जब पेयरिंग होगी फोर्सफुली तो वहाँ पे एक पेयरिंग एनर्जी का टर्म आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पेयरिंग होगी नहीं, तो 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी, यानी ये सब वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा? 1 पेयरिंग एनर्जी आएगी। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 2 बार फोर्सफुली पेयरिंग हुई है, जबकि इलेक्ट्रॉन देखो कन्फिग्रेशन यहाँ पर, यहाँ देखो फोर्सफुली यहीं पेयरिंग करा दी गई, उसके बाद यहाँ शिफ्ट किया ही नहीं गया, यानी इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 फिलअप नहीं किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों अगर ध्यान से देखो कन्फिग्रेशन आप कर लोगे तो यहाँ पर देखो फोर्सफुली पेयरिंग कितनी बार कराई गई है? 3 बार कराई गई है, तो 3 पेयरिंग एनर्जी का टर्म आएगा। यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना भेज के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी गई है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाएगा तो 3 इंटू पेयरिंग एनर्जी का टर्म आएगा। उसके बाद देखो बच्चों कन्फिग्रेशन सेम है यानी अब पेयरिंग नेचुरली हो रही है, फोर्सफुली पेयरिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का टर्म नहीं आएगा। तो बच्चों देखो पेयरिंग एनर्जी किसमें आता है? D4 से लेके D7 तक आता है, D4 D5 D6 और D7 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको ऑक्टाहेड्रल के लिए, सेम इसी टाइप से किसके लिए होगा? टेट्राहेड्रल के लिए भी होगा, क्लियर है। और sp3d2 मतलब इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और D2sp3 को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दोनों के लिए ही ऐसा होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना। तो बच्चों देखो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। तो पूछेगा 2 कॉम्प्लेक्स दिया है, तो उसमें किसमें डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसमें कम होगी, या किसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, किसमें कम होगी, या फिर आप इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टेबिलिटी से, ठीक है। पूछेगा इन 2 कॉम्प्लेक्स में मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होगा। तो जैसे वो डेल्टा की वैल्यू पढ़ा था हम लोगों ने, स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑक्टाहेड्रल की, देन टेट्राहेड्रल की। तो जैसा कि आपको पता है ये क्या होगा? ये sp3 है और ये क्या है? इसका हाइब्रिडेशन dsp2 होता है, यानी dsp2 ऑक्टाहेड्रल से डेल्टा की वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी, क्लियर है। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों मैं बात करूँ कि 3D, देखो ये जो मेटल आयन है किसका है? ये तुम्हारा ये 5D का है, क्लियर है। जबकि ये जो मेटल आयन है किसका है? तुम्हारा ये 3D का है, क्लियर है। तो जब देखो अगर ये फैक्टर सेम है तो 3D 4D 5D में अगर तुम ध्यान से देखो तो 5D में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, मतलब डेल्टा की वैल्यू 5D की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? D और F की शील्डिंग पुअर होती है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है। यानी अगर मैं बात करूं Ni अगर +2 इस फॉर्म में है, अगर वो इस वीक फील्ड लिगेंड के साथ है तो क्या बनाता है? वो sp3 बनाता है। जबकि अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है तो क्या बनाता है? dsp2 बनाता है। जबकि 4D 5D ये दोनों चाहे वीक फील्ड लिगेंड के साथ हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ हो, दोनों के साथ क्या बनाते हैं? वो dsp2 बनाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो पेयरिंग हो रही है वो लिगेंड की वजह से हो रही है, जबकि यहाँ पर जो पेयरिंग हो रही है वो मेटल आयन की वजह से ही हो जा रही है। तो लिगेंड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी का हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, वो दोनों में ही पेयरिंग हो जाएगी, क्लियर है। अगर मान लो दोनों फैक्टर सेम है तब थर्ड नंबर पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, हाइब्रिडेशन भी क्या है तुम्हारा? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ये क्या है सर? ये sp3d2 या d2sp3 आप देख लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब दोनों फैक्टर सेम है तो आपको क्या देखना है? देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालो, कितना होगा? +2 आएगा, यहाँ कितना आएगा? +3 आएगा। तो जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी, समझो ध्यान से, उसमें क्या होगा? डेल्टा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट देखो, तो डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा क्वाड्रेंट। तो 4 देखो यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर क्या होगा? अब अगर ये तीनों फैक्टर सेम है तब आपको क्या देखना है? सबसे पहले आप चेक करोगे ये, तो यहाँ दोनों ही क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो पहला फैक्टर सेम हो गया। सेकंड फैक्टर दोनों ही 3D के हैं, वो भी सेम हो गया। थर्ड फैक्टर दोनों की ही ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, यहाँ पे कितना है? +2 है, यहाँ पे +2 है। तो अब थर्ड फैक्टर क्या देखोगे? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा,
ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड, मतलब डेल्टा की वैल्यू ज्यादा किसमें होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो फिर ठीक है। अब देखो अगर ये चारों फैक्टर सेम है तब आपको क्या देखना है, जिसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ डी सबशेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें डेल्टा की वैल्यू कम होगी। तो अब सीरियल वाइज देखना, ऐसा नहीं कि पहले तुम ये वाला फैक्टर देख लो तो गलत कर दोगे, पहले ये फैक्टर चेक करना है, उसके बाद सेकंड फैक्टर, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद 5। सीरियल से देखोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्लियर है, और इसके ऊपर IIT JEE और नीट में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं CFT की हेल्प से, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को डाउट होता है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे मैं चलो नंबर 1 पे 7, पहले मैं 7 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है NiCl4 लिखा हुआ है और -2 है। बोला बताओ जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर NiCl4 लिखा हुआ है, तो बच्चों देखो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे CFT की हेल्प से। ठीक है ना, और इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है। तो देखो 1 बाय 1 सब डिस्कस करते हैं। तो मैं नीचे 7 से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैं 7 नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है NiCl4 है और इस पर कितने का -2 का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ Ni की सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालो, तो यहाँ 2 आ रही है। पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, कितना आता है, ये आता है 4s2 आता है। ठीक है, 4p8 आता है। ठीक है, और 4d कितना होता है, 0 होता है। तो बच्चों देखो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर गिवन है तो आप उसका हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो CFT की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, और इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा लोगों को डाउट्स होता है। तो 1 बाय 1 देखो डिस्कस करते हैं। तो मैं 7 से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है NiCl4 है और ये -2 है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर में एटम की ऑक्सीजन स्टेट निकालो। यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब देखो बच्चों क्या होगा, ये Ni लिखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 4s2 होता है, 3d8 होता है। ठीक है, और 4p0 होता है और 4d0 होता है। ठीक है, चलो फिर ठीक है। अब यहाँ पे Ni+2 है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर Ni+2 लिख देता हूँ। तो जैसे आप Ni+2 करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लोगे। कहाँ से रिमूव करोगे, आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे लास्ट वाली शेल होगी। 4s सबसे लास्ट में है, तो 3d8 तो ऐसा ही रहेगा। मैंने क्या किया, 4s0 कर दिया और 4p0 हो गया। ठीक है, अब जैसा कि पता है Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करोगे आप, इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 फिलअप करोगे। ठीक है, और 1 बाय 1 फिलअप करोगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कितने लेने हैं, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4 है, यानी 4 वैकेंट ऑर्बिटल ले लिए। तो एक s हो गया, 3 p हो गए। तो ये तीनों हाइब्रिडाइज होकर क्या बनाएंगे, sp3 बना देंगे। फिर ये क्या है, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3 हो गया। क्लियर है आप लोगों को। आपसे पूछ लेगा पता बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n+2 bm, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2+2। ठीक है ना, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। पूछ लेगा आपसे बताओ बच्चों पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो इसके पास क्या आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो 7 वाला क्वेश्चन क्या होगा, डिस्कस हो गया। अब चलो 6 वाला लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ 6 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो 6 वाले में लिखा है वो भी Ni निकल दिया हुआ है और यहाँ पे Cn4 दिया हुआ है। ठीक है, और ये -2 है। तो यहाँ पर भी देखो बच्चों कैलकुलेट किया मैंने, जो ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो Ni का कन्फिगरेशन ये होता है, Ni+2 का कन्फिगरेशन ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, तो बच्चों जैसा कि मुझे पता है ये क्या है तुम्हारा Cn क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, वो पेयरिंग करवा देता है। क्लियर है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होंगे। अब देखो वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
अब तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो 4 तुम्हें वैकेंट ऑर्बिटल लेने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो यहाँ से मैं वैल्यू लेता हूँ, तो एक डी यूज हो रहा है, एक एस यूज हो रहा है, 2 पी यूज हो रहा है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो DsP2 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? मैं रब करूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। तो यानी ये सब्सटेंस क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। क्लियर है? चलो फिर ठीक है, तो यानी 6 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब चलो हम लोग 5 वाला देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये NiCO4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ NiCO4 देखो क्या होगा, तो निकल का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। ठीक है, और इसके ऊपर देखो 0 का चार्ज है, क्योंकि CO क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। अब देखो बिना ऐसा कोई भी हाइब्रिडेशन होता नहीं है, मतलब इसका देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, 4s 0 हो जाएगा और 4p 0 हो जाएगा। तो अब देखो D10 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भी फिलअप करो। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, सारे फुलफिल्ड आएंगे। अब देखो आपको 4 ऑर्बिटल लेने हैं, क्यों, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये DsP2 होगा या तो sp3 होगा। तो देखो यहाँ 4 ऑर्बिटल क्या आ रहा है तुम्हारे, 1 s और 3 p, यानी इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है, जबकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी sp3 आता है, जबकि Cn के केस में क्या आ रहा था, वो DsP2 आ रहा था। क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। तो बहुत ही आसान होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है। फिर देखो बच्चों लोग करते हैं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NiNH3 का होल 6 और इस पे +2 का चार्ज है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, सेकंड आएगी, यानी निकल का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, कितना आएगा, वो होता है 4s2 3d8 होता है। ठीक है, और 4p 0 एंड 4d 0। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा, इन दोनों में कोई एक होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा एग्जैक्ट अगर निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं। तो पहले Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो Na+2 का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा 3d क्या हो गया, 8 हो गया, फिर 4s 0 हो गया, देन 4p 0 हो गया, देन 4d 0 हो गया। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है, तो यहाँ d देखो सब शेल बनी हुई है, ये है, ये s हो गया, ये p हो गया और ये d हो गया। ठीक है, चलो फिर ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और जैसा कि मुझे पता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर मान लो पेयरिंग तुमने करवा दी, तो देखो वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम यहाँ से 6 ऑर्बिटल लोगे तो DsP3d होगा, तो ऐसा कोई हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो फोर्सफुली पेयरिंग तभी होती है जब वो 2 ऑर्बिटल खाली करवा सकता है, तो यहाँ पर पेयरिंग करवाने के बाद भी वो 2 ऑर्बिटल खाली नहीं करवा सकता। दैट मीन्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद भी पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा, 1s 3p और 2d, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, DsP2 हो गया। क्लियर है आप लोगों को? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे पूछ लेगा इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर आप पेयरिंग करा दोगे तो 0 दिखेगा, जो कि गलत है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, चलो बच्चों आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग। तो 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्रोमियम है, NH3 का होल 6 लिखा हुआ है एंड +3 दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्रोमियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, कितना होगा, ये होता है 4s1 3d5 होता है, और 4p 0 होगा एंड 4d 0 होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ देखो क्रोमियम पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, यानी Cr+3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिमूव कर दो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4s 0 4p 0 एंड 4d 0। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर d में 5 ऑर्बिटल होंगे, तो 5 ऑर्बिटल हो गए। तो देखो मैं इसको सही से बना देता हूँ पहले तो। ठीक है, s में 1 ऑर्बिटल है, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है और ये d हो गया। ठीक है,
मैंने बना दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है। बट पेयरिंग तभी होगी जब क्या होगा, तुम्हारा 2 ऑर्बिटल्स खाली करवाने होंगे। यहाँ ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल्स खाली हैं, देखो ये करने का तरीका है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 by 1 फिलअप होगा, ठीक है। तो उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ मुझे 2 खाली मिल गए, तो मैं यहाँ पे पेयरिंग अब नहीं करवाऊंगा। मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 6 ऑर्बिटल लेने हैं, तो 2 3 4 5 6, यानी इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो DsP3 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, DsP3 होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पूछ लेगा आपको, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब देखो सेकंड वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर पहले जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 4s2 3d10 4p0 एंड 4d0। जबकि यहाँ पर अमोनिया तो न्यूट्रल है, तो जिंक की ऑक्सीजन स्टेट +2 आएगी। तो Zn+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दो, तो ये आ गया 4s0, ठीक है। फिर आएगा 4p0, फिर आएगा 4d0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ये D बना दिया, ये S बना दिया, ये P बना दिया और ये D बना दिया, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने कर दिया। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन देखो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे। तो देखो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यानी आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल लेने। तो वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, देखो sp3 और d2, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, एक s लिया, 3 p लिया और 2 d लिया, तो 6 हो गया ना। तो sp3 d2 क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है ना। यानी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी ये क्या होगा कंपाउंड, ये कंपाउंड डायामैग्नेटिक है। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को, चलो फिर ठीक है। तो देखो हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो CO किस फॉर्म में है, CO की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, CO है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ये होता है 4s2 और 3d7 होता है, 4p0 एंड 4d0 होता है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे CO+3 फॉर्म में है, तो CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो 3d6 बचेगा, ये बचेगा 4s0 बचेगा, ये बचेगा 4p0 एंड ये बचेगा 4d0। क्या आ बात समझ में आप लोगों को। अब 3d6 है, तो यहाँ पे जो मैं बना लेता हूँ, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि S में 1 ऑर्बिटल्स होगा, P में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, फिर यहाँ D में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है और ये NH3 क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप होगा। क्लियर है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6 है, तो मुझे 6 क्या लेने हैं, वैकेंट ऑर्बिटल लेने हैं। 6 वैकेंट ऑर्बिटल देखो कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये 2 हो गए, एक ये हो गया और ये हो गया, यानी 2 D ले लिए मैंने, 1 S ले लिया और 3 P ले लिया। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, D2sp3 हो गया। तो बच्चों आप लोग बहुत ही इजीली से हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हो। पूछ लेगा होता है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। पूछ लेगा ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो आप बहुत ही इजीली से बता सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी भी कोई डाउट है